मैं आपसे एक सिंपल सी एक दिस आई एम शोइंग इट टू यू, ये मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ स्टेपलर। मुझे अगर इस स्टेपलर का कॉस्टिंग निकालनी है तो हु इज गोइंग टू आंसर मी कि इसके कॉस्ट में क्या क्या चीजें करूंगा एंड व्हाट वुड बी एडिंग एंड व्हाट आई वुड बी डूइंग। मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस स्टेपलर, व्हाट शुड आई डू। इसमें क्या क्या इसकी कॉस्ट लगी होगी, कोई एनीबॉडी कैन टेल मी। मेटल, सॉरी, तो जिससे बना है वो, मतलब रॉ मटेरियल यू मीन टू से। इसके yes, अंदर raw जो material. जो मेटल, जो ये स्टील की शीट लगी है जिसको मोल्ड किया गया होगा, जिसको मोड़ा गया होगा टू गेट दिस शेप ऑफ द स्टेपलर, और जो इसके ऊपर प्लास्टिक की ग्रिप लगाई हुई है जो इसके ऊपर चिपकाई गई, इसको बनाया गया होगा प्लास्टिक। सर पिन्स की लगी, यहाँ पर ये स्टील की इसकी जो बॉडी है वो, और जो इसकी वो है ग्रिप है वो, एंड देन बाकी सारा काम तो स्टील का ही है। इसके अंदर जो भी इसका स्प्रिंग वगैरह जो भी इसमें थोड़ी बहुत होती है, स्प्रिंग तो इसमें नहीं है बाकी, अगर हाँ ठीक है तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। इसमें जो पिन लगी हुई है वो भी स्टील की बनी हुई है। तो रॉ मटेरियल तो एक कॉस्ट हो गई, इसकी एक कॉस्ट का एक हिस्सा हो गया। तो क्या सिर्फ इसमें रॉ मटेरियल लगा है कि और भी कुछ लगा होगा अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है? और वो मटेरियल को मेटल को शेप देना, उसको प्रोसेसिंग करना, फिर तो उसकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी, तो वो उसको जो उसकी जो शेप देने में जो लगती है दैट इज अ लेबर। उसमें जो लेबर लगी होगी, लेबर मतलब जो मजदूरों ने, अब वो हम मजदूर वर्ड यूज करते हैं बट नॉट नेसेसरी, मशीन में भी जो लेबर लगी है, जो भी चीज इसके अंदर लगी। तो बेसिकली अगर मुझे इसकी कॉस्ट चाहिए तो इसकी कॉस्ट के लिए एक इसका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल अपने आप तो चलेगा नहीं, उस रॉ मटेरियल को चलाने के लिए, उसको शेप देने के लिए मुझे कुछ लेबर लगेगी, मैं कुछ लोग यूज हुए होंगे वो, उनकी कॉस्ट लगेगी। और फिर ये जो एक्सपेंसेस हैं ये तो डायरेक्ट है, ये हमें प्रोडक्ट में दिख रहे हैं लगे, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं जो बिजनेस में लगते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जैसे हो सकता है कि जिस प्रीमाइसेस पे फैक्ट्री में स्टेपलर बना है वो रेंटेड अगर प्रीमाइसेस है तो उसमें रेंट की कॉस्ट भी लगी होगी। अगर जो ओनर ने इसमें पैसा लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा तो इंटरेस्ट भी कॉस्ट लगी होगी। उसमें इलेक्ट्रिक मशीन्स चलाने के लिए जो कैपिटल लगाई है, मशीन्स खरीदी गई है, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट लगी होगी जो मैंने जोड़ लिया। मशीन्स चलाने के लिए पावर लगी होगी, बिजली का बिल लगा होगा, वो सब भी लगा होगा। सिर्फ इससे भी काम नहीं चलता है, वहां पे एक सिक्योरिटी होगा। ये लेबर डायरेक्टली स्टेपलर बनाने में लगी, कुछ ऐसी लेबर होगी जो एक पूरा सुपरविजन कर रही होगी प्रीमाइसेस का, अगर ये किसी बड़ी फैक्ट्री में बना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी कॉस्ट ये हम लगती है किसी चीज को हम बनाते हैं। और इसी के साथ साथ एक कॉस्ट और भी है। मान लीजिए वो मशीन, जिस मशीन से जो एक प्रेस कर रही है स्टील शीट्स को और जो प्रेस करके शेप आ रहा है, वो मशीन जिसके अंदर ये अलग अलग शेप्स बन के एक जगह असेंबल होके और वो आपस में ज्वाइंट होके एक स्टेपलर का फॉर्म ले रहे हैं, है ना। कुछ हो सकता है हैंड से कर रहे हो या ऑटोमेटिक मशीन हो, वो अलग बात है। हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है, मशीन एंडलेस नहीं चलती। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मशीन जो है 10 लाख की मशीन है और इस 10 लाख की मशीन के अंदर इस मशीन की कैपेसिटी है कि वो 10 लाख स्टेपलर बना सकती है। तो मैं ये रुपीज उसकी कॉस्ट आ गई और नंबर ऑफ यूनिट्स 10 लाख स्टेपलर अगर वो बना सकती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई जस्ट हैव नो आइडिया, ठीक है, नंबर्स कितने। तो एक स्टेपलर बनाने में 1 रुपए की मशीन भी लग गई। 10 लाख स्टेपलर बनाने के बाद 10 लाख की मशीन बेकार हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी नहीं रही, तो मशीन भी लग गई। तो ये जो मशीन की कॉस्ट लगी है एसेट को बनाने में, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन। तो मतलब एक स्टेपलर बनाने के लिए मशीन 1 रुपए से डेप्रिशिएट हो रही है, मशीन 1 रुपए से डेप्रिशिएट हो रही है। और अगर मैंने साल भर के अंदर 10,000 मशीन स्टेपलर बना दिए तो मशीन की कीमत 9,99,000 बच गई। मशीन की कीमत 10,000 हमने यूज कर ली।
10,000 की मशीन हमने यूज कर ली, और सिर्फ ये मशीन नहीं है, मशीन के साथ साथ बिल्डिंग भी होगी, जहां प्रीमाइसेस, बिल्डिंग भी ऐसा नहीं होता बिल्डिंग हमेशा टिकती, बिल्डिंग की भी लाइफ खत्म होती है। भाई फैक्ट्री के अंदर ये स्टेपलर डीलर्स तक पहुंचाने के लिए कुछ गाड़ियां लगती है, व्हीकल्स वो भी लगती है, हम कुछ फर्नीचर भी यूज करते हैं, उसकी भी लाइफ लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फैक्ट्री का देखें तो उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी एसेट्स लगती हैं, लेकिन ये एसेट्स की जो कॉस्ट है वो जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब मैं कोई एसेट यूज करता हूं तो यूज करने से उस एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, और ये डिक्रीज जो होता है ग्रेजुअल आता है, एकदम से नहीं गिर जाती। जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे धीरे धीरे 5 साल 10 साल 8 साल 20 साल 25 साल 50 साल, बिल्डिंग 50 साल तक चल सकती है, 40 साल तक चल सकती है। मशीन जो है 10 साल की लाइफ होगी, 15 साल लाइफ होगी, 20 साल लाइफ होगी, बहुत बढ़िया एडवांस नई मशीन आ गई तो पुरानी तो और जल्दी कबाड़ा हो जाएगी, तो पुरानी हटाओ, नहीं लगानी पड़ेगी। फर्नीचर की भी कुछ लाइफ होगी, व्हीकल्स की भी लाइफ होती है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम यूज करते हैं ग्रेजुअल उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है, और ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, दैट ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज बिकॉज ऑफ ये है यूज, और इसके अलग अलग नाम है, हम इसको बोलते हैं कॉजेस। वो किस कारण से डिक्रीज आता है? वन ऑफ द कॉज इज जिसको हम कहते हैं वेयर एंड टियर, हिंदी में कह सकते हैं टूट फूट। यूज करने से ऐसे थोड़ी सी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। आप शोरूम से नई की नई गाड़ी निकाल कर लाएं और 1 घंटे बाद आप बेचने लगे, वो सेकेंड हैंड कहलाएगी, वो कीमत नहीं मिलेगी आपको जिस कीमत में आप खरीद कर लाए। और बाकी अगर आप 6 महीने बाद साल भर बाद बेचेंगे तब तो डेफिनेटली कम होनी होगी। नई की नई साहब अभी 2 किलोमीटर चली है, इतने 2 किलोमीटर से ज्यादा शोरूम में पहले चल चुकी थी, वहां तक आएगा वगैरह, सिर्फ वहां से हम लेकर आए, अभी हमें इसको निकालना है, भाई एक नया मॉडल आ गया, अभी हमने देखा, हमको वो खरीदने, हमें निकाल, पूरी कीमत नहीं मिलेगी आपको। जबकि उसमें ना वेयर टियर रीजन नहीं है, वो सेकेंड हैंड हो गया, ओरिजिनल नहीं है, दिस नॉट अ फ्रेश कार एनीमोर। बट इन एसेट्स के साथ में वेयर एंड टियर होता है, टूट फूट होती है। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, दैट इज ऑब्सोलिसेंस। इसकी स्पेलिंग हमेशा मेरे से गलत हो जाती है। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है एक नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्नोलॉजी का सामान पुराना हो गया, वो ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट से मतलब है अब वो काम की नहीं रही, वो अब आउटडेटेड हो गई। तो ऑब्सोलिसेंस की वजह से भी एसेट की वैल्यू में यूजलेस हो सकती है। हम जो उससे प्रोडक्ट बनाते थे आजकल अब उनकी डिमांड नहीं है, नए टाइप के प्रोडक्ट आ गए, वो नई मशीन लगेगी, पुरानी मशीन अब आउट ऑफ यूज। कुछ एसेट्स होती हैं जो समय के साथ साथ जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, भले हम उसको यूज करें या नहीं करें, उस रीजन को हम बोलते हैं इफ्लक्शन ऑफ टाइम। इसको हम पैसेज ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, समय बीतने के साथ साथ। नाउ व्हाट डज इट मीन? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक माइन है, माइन से जिससे मिनरल्स निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, मिनरल्स बेसिकली माइंस। तो जो माइन है वो हमने लीज पर ली हुई, 10 साल की लीज है, 10 लाख की एक माइन हमने ली है, जिसके लिए हमने 10 लाख रुपए दिए हैं उस माइन के लिए, और वो 10 साल तक हम यूज कर सकते हैं उसको। अब आप उस माइन से 1 किलो भी मिनरल निकालें या नहीं निकालें, अगर ये 10 लाख रुपए आपने दिए, 10 साल की लाइफ है, हर साल आप 1 लाख रुपए आप यूज करते जा रहे हैं। मिनरल निकलना वो अलग बात, वो 1 लाख रुपए, 9 साल बचेंगे, अब आपकी लीज की वैल्यू 9 लाख रह जाएगी। 8 साल बचेंगे, अब 8 लाख रह जाएगी। 7 साल बचेंगे, 7 लाख रह जाएगी। 6 साल बचेंगे, 6 लाख रह जाएगी। इसे कम होती जाएगी। और जब आप 10 साल पूरे हो जाएंगे, 10 लाख रुपए दिया, आपके यूज होगा, अब ये काम के नहीं है, अब आपको फिर से लीज लेनी पड़ेगी, फिर से पैसा देना पड़ेगा।
तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम्स हो जाता है। एक दूसरी चीज है जो रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम्स हो सकती है, रस्टिंग। कुछ चीजें जिसमें जंग लगने से मशीन भले यूज की नहीं हो, पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, पड़ी पड़ी खराब। व्हीकल, गाड़ी खड़ी खड़ी खराब हो जाती है, यूज चली नहीं साहब बहुत टाइम्स, अब वो उसके पार्ट्स खराब हो गए, ऐसा हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इट हैज टू बी रनिंग, अच्छी से फ्रेश दिखनी चाहिए चलती हुई। तो कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो टाइम के साथ साथ भी रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम की वजह से भी डेप्रिशिएट होती है। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। मैंने आपसे एक चीज कही है कि डेप्रिसिएशन क्या है। Depreciation is gradual decrease in the value of asset. Gradual decrease. दूसरी चीज, इसकी चीज मैंने बताया आपको, इसको कॉजेस बताया। कॉजेस क्या क्या है? एक है वेयर एंड टेयर, फिर मैंने दूसरा कॉज बताया ऑब्सोलिसेंस, मैंने तीसरा आपको कॉज बताया इफ्लक्शन ऑफ वो, चलिए फ्लक्शन ऑफ टाइम। आई थिंक मैंने 3 ही कॉज बताया, ठीक है। ये 3 मैंने आपको मेन रीजन बताए जिनकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। फिर मैंने आपसे ये कहा कि डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी क्यों है, व्हाई, मतलब रीजन क्या है डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर मुझे अपने स्टेपलर की सही वैल्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो मैं अगर उसमें एसेट की कीमत नहीं जोड़ूंगा तो मेरी सही वैल्यू नहीं आएगी। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाना इसलिए जरूरी है, वी वांट टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। हमने जो आउटपुट बनाया प्रोडक्शन का, उसकी सही कॉस्ट चाहिए। जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन को भी उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब मुझे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो मैं आपको प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है, हम बिजनेस की रेवेन्यूज लेते हैं, रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं, और अगर रेवेन्यूज ज्यादा हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए। तो ये मैच करने के बाद में इफ वी फाइंड रेवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंसेस, जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू, तो जो डिफरेंस है उसको हम लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जब एक्सपेंसेस निकाल रहा हूं तो मैंने जो स्टाफ को सैलरी दी वो तो लिख दी, मैंने जो रेंट दिया वो भी लिख दिया, मैंने जो पावर का, बिजली का बिल वगैरह पे किया वो भी लिख दिया, मैंने जो टेलीफोन का बिल दिया वो भी लिख दिया, मैंने जो इंटरेस्ट दिया वो भी लिख दिया, मैंने सारे खर्चे तो लिख दिए। तो मैं जब डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस सही नहीं आएंगे। जब एक्सपेंस सही नहीं आएंगे तो मेरा प्रॉफिट लॉस भी सही नहीं आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट, बिजनेस का आपको सही प्रॉफिट चाहिए, यू नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। तो अनदर रीजन विच आई एम टेलिंग यू इज करेक्ट प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट ऑफ आउटपुट हो गया, करेक्ट प्रॉफिट इज अनदर रीजन टू फाइंड आउट। ये भी एक बहुत बड़ा है। Any questions so far? There is absolute silence. कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ सुन रहा है भी है कि नहीं सुन रहा? Yes, sir. Yes, sir. Any questions? Yes, sir. Any questions? Any questions? No, No, sir.
दूसरा, मैंने आपसे कहा कि जब आप रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस घटाते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है, और अगर आपने सही प्रॉफिट निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस में जोड़ना पड़ेगा तो सही प्रॉफिट आएगा। और अगर आपका प्रॉफिट कम होता है तो नेचुरली गवर्नमेंट को टैक्स भी आप कम देंगे। तो कभी कभी लोग टैक्स बचाने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स कम देगा। गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपने, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, अगर आपने 30 सितंबर तक कोई भी एसेट खरीदी है तो आप उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। और अगर आपने 30 सितंबर के बाद कभी भी कोई एसेट खरीदी है तो आप उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। ये डेप्रिसिएशन अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जहां करोड़ों की मशीनें, बड़ी फैक्ट्रीज, और उसके अंदर अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी और 10% डेप्रिसिएशन भी है तो 10 लाख से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और 10 लाख के ऊपर टैक्स भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान में नॉर्मली सितंबर के मंथ में गाड़ियों की सेल बहुत बढ़ जाती है। मशीनें भी खरीदते होंगे, वो तो खबर आती नहीं, गाड़ियों की सेल का डाटा तो हर महीने आता है। हर मंथ के एंड में जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ द कंट्री में है वो डाटा रिलीज करता है, कितने स्कूटर बिके, कितने कार बिकी, कितने ट्रक बिके, हर महीने के एंड में आता है। और इसी ढंग से मार्च में भी गाड़ियों की सेल बढ़ जाती है। लोग क्यों बढ़ जाती है? क्यों? लोग टैक्स बचाना चाह रहे हैं। भाई पहले भी तो खरीद सकते थे, मार्च में खरीदने क्या जो दिया भाई, करना अप्रैल में खरीद लेना। अप्रैल में खरीदेंगे तो साल भर का डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड में जाकर। अभी मार्च में खरीदेंगे तो 6 महीने का तो अभी मिलेगा। अगर उनको मालूम पड़ जाता है प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, इस बार प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, टैक्स ज्यादा बनेगा, तो एक काम करो, तो गाड़ी खरीद लो, खरीदनी भी है तो अभी खरीद लो। तो अभी क्या करेंगे, इसी साल में प्रॉफिट कम कर देंगे। भाई आपको तो अकाउंटिंग है ना, कम खर्च से डाला प्रॉफिट निकल जाएगा। आपका 31 मार्च तक वेट करने की जो थोड़ी प्रॉफिट निकालने के लिए। आज अगर मान लीजिए सितंबर में साल खत्म हो रहा है, सितंबर में आज 22 तारीख, और मुझे जानना है कि अभी 6 महीने का कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे देर कितनी लगती है। भले एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे, कई एंट्री नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरे को आइडिया लग जाएगा प्रॉफिट कितना। और उसके बेसिस पे मैं बिजनेस का जो है वो टैक्स की प्लानिंग कर सकता हूँ। तो टैक्स सेविंग भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं अभी आपको कभी देखता हूँ, अभी अगर दिखाया तो मैं आपको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिसके अंदर टैक्स कितना बड़ा अमाउंट है, सॉरी डेप्रिसिएशन कितना बड़ा अमाउंट है, और उसकी वजह से टैक्स में क्या फर्क पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी, ये दिस इज फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ तक जो कुछ मैंने आपसे कहा है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. No, sir. आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। मेरे पास मशीनरी है, मशीनरी, ₹5,00,000 की मैंने मशीनरी खरीदी है इस साल। मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मैं लगाऊं कैसे? अभी तक तो हमने बात किया डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों लगाना चाहिए, कारण क्या है डेप्रिसिएशन के, व्हाट आर द रीजंस। सवाल उठता है अब डेप्रिसिएशन निकालने कैसे। तो डेप्रिसिएशन निकालने की कैलकुलेशन की 2 मेथड्स, जैसे अभी हमने मशीनरी का निकाला था, वैसे डिवाइड करके नहीं निकालते क्या जब उनको दी रहती है? नहीं, वो भी एक मेथड है, लेकिन उसके अलावा एक मेथड और है। देयर आर 2 मेथड्स आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आपके सिलेबस में 2 मेथड्स। One is called straight line method and the other is called written down value method.
स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहती है कि डेप्रिसिएशन अगर निकालना है, एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला दिया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बताता हूं मैं स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, अपॉन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, estimated economic life of the asset, estimated economic life। जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन मतलब ऐसे एग्जैक्ट तो निकलता नहीं। Absolutely, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बच्चे ने पूछा। डेप्रिसिएशन निकालते समय बिजनेस की एसेट की लाइफ एस्टिमेट करते हैं। एसेट मशीनरी कितने साल चलेगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल चलेगी, एस्टिमेशन होता है। हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हमने मशीनरी को अच्छे से मेंटेन किया तो ज्यादा चल जाएगी, मशीनरी को सही से यूज किया, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ में और सब चीजों के साथ में ओवर स्ट्रेस नहीं किया मशीन को ज्यादा, तो अच्छी चल जाएगी, नहीं तो ज्यादा कम भी चलेगी। तो फिर सवाल उठता है हम एस्टिमेशन करते कैसे? करते ये हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो भी बता देता है कि भाई ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी इतनी है, ये गाड़ी जो इतने किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद तो बस मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, पता चलेगा आपको खर्चा ज्यादा लगेगा, कितने किलोमीटर चल जाएगी। अब उतना किलोमीटर आप जितनी जल्दी खत्म कर लोगे उतना जल्दी। ये मशीन जो है 10 लाख स्टेपलर बना सकती है अगर आप 8 घंटे रोज चलाओ। और दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है, 10 लाख स्टेपलर बना सकती है, या ऐसा कह सकते हैं वो कि, और उसमें भी बता देंगे कि भाई एक दिन के अंदर आप इतने घंटे कंटिन्यूस चलाइए। कुछ मशीन ऐसी होती है जो 24 घंटे चलती, 24 आवर्स, दे डोंट स्टॉप, तो वो भी होता है। तो उसके अंदर वो बता देंगे भाई इतना प्रोडक्शन कर सकती है। जब वो प्रोडक्शन हो जाएगा फिर तो आपको मेंटेनेंस खर्चा बढ़ जाएगा, ये पार्ट बदलो, फिर ये पार्ट बदलो, फिर ऐसा करो, फिर ये बदलो, ये बदलो। या ऐसा हो सकता है लोग यूनिट्स में बताने के बजाय ईयर्स में बता दें कि साहब अगर आप इसको 8 घंटे रोज चलाते हैं, हफ्ते में 5 दिन चलाएंगे या 6 दिन चलाएंगे, तो ये इतने साल चल जाएगी। तो हम एसेट की लाइफ को एस्टिमेट करते हैं कि एसेट चलेगी, तो ये मैन्युफैक्चरर बताता है। फिर जो लोग ऑलरेडी उस मशीन को चला रहे हैं हम उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपकी कितने साल चली। वो तो बता रहे हैं कि हमारी मशीन 10 साल चल जाएगी, लेकिन आप चला रहे हैं इस मशीन को, आपको क्या लग रहा है आपको कितने साल चल? बोले साहब हमें तो 8 साल से ज्यादा चलती दिखती नहीं। ठीक है, ये उनका एक्सपीरियंस। तो आपको क्या करना है कि जो ऑलरेडी उस मशीन को यूज कर रहे हैं वो या मैन्युफैक्चरर, ये सब को मिलजुल के आप उसकी एस्टिमेटेड लाइफ को कैलकुलेट करते हैं कि कितने साल चल सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि डेप्रिसिएशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकल सकता। इट इज ऑलवेज एन एस्टिमेशन, कभी एग्जैक्ट नहीं निकल सकता। इस चीज के ऊपर एक पूरी अकाउंटिंग होती है डेप्रिसिएशन की, वो हम आगे पढ़ेंगे उस चीज को। आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट कब निकल सकता है? जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाए। 8 साल में एसेट अब काम की नहीं, तब बता दो यार 8 साल चली है एसेट, लेकिन अभी खरीदी है ना, अब भी कितने साल चलेगी हम थोड़ी कह सकते, ये हम नहीं कह सकते, हम कभी नहीं कह सकते। एसेट की कभी भी एग्जैक्ट लाइफ आप नहीं निकाल सकते हो एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ और व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड। और ऑब्सोलेसेंस कभी भी आ सकता है, नई टेक्नोलॉजी कभी भी आ गई तो आप इट चेंजेस थिंग्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि एस्टिमेटेड कभी भी लाइफ आप एस्टिमेशन होता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट चीज जो आप इसके अंदर देखते हैं दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या हुआ? स्क्रैप वैल्यू के बहुत सारे नाम है। इसको हम रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, और एक आध और नाम है इसका मैं भूल रहा हूं अभी। ये दो तो नाम आप ध्यान रखें। स्क्रैप वैल्यू से मतलब क्या है?
स्क्रैप वैल्यू से मतलब ये कि जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी ना, तो वो कितने बिकेगी? कोई भी एसेट हवा में तोड़ नहीं जाएगी। गाड़ी खराब हो गई, मान लो लाइफ खत्म हो गई उसकी, तो चल गई, अब नहीं चल, अब बेकार हो गई, तो क्या उड़ जाएगी? क्या उड़ तो नहीं जाएगी ना। उसमें जो लोहा लगा है, उसमें जो तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, कुछ भी, जो कुछ भी पार्ट्स लगे, अरे उसकी कुछ तो कीमत मिलेगी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ना शुद्ध भाषा में भंगार। स्क्रैप, वही स्क्रैप ही है, वो भंगार है। तो भंगार, भंगार में अगर बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा? मान लो खत्म हो गई उसकी लाइफ, फिर क्या हुआ? आज तो मिट्टी, राख सब बिक जाता है, तो वो लोहा, तांबा, पीतल क्यों नहीं बिकेगा उसमें? लकड़ी क्यों नहीं बिकेगी? सब कुछ बिकेगा। प्लास्टिक क्यों नहीं बिकेगा? सब बिक जाएगा। तो वो जब लाइफ खत्म हो जाने के बाद उसमें से कितनी कीमत हमें मिलेगी, दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू। एंड थर्ड कंपोनेंट, आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तीसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो सर इसमें कौन सी खास बात है? कॉस्ट में नहीं खास बात है। जब आप एसेट की कॉस्ट निकालते हैं तो आप एसेट की सिर्फ परचेज प्राइस नहीं निकालते, आप एसेट की सिर्फ परचेज प्राइस को नहीं देखते, आप एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट देखते हो। एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन मतलब एसेट को जब आपने एक्वायर किया ना, तो कितने में आपके आके घर में कितने की पड़ी। मैंने मशीन खरीदी बॉम्बे से, इंदौर पहुंचने में साहब 10,000 रुपए तो उसका भाड़ा लग गया। मशीन आगे खड़ी दरवाजे पे पड़ी हमारे को। अब क्या करें? मशीन का पैकेट वैकेट उसका खोला गया, पैकिंग। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे 2 इंजीनियर लगे साहब उस मशीन को फिट करने के लिए, 5 दिन तक तो वो काम चला। फिर कुछ मजदूर लगे, उसमें सीमेंट का फाउंडेशन बनाया नीचे, जिसके ऊपर मशीन खड़ी की जाएगी। फिर इलेक्ट्रिशियंस कुछ लगे, वो तार वगैरह जोड़ना, उसमें मोटर लगी, वायरिंग हुई, बिजली कनेक्शन दिया गया, और सब उसमें वायरिंग हुई, स्टार्टिंग का मोटर लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? सब मशीन तो लग गई 5 दिन बाद। फिर उसका ट्रायल रन चला, मशीन चलाकर देखी गई। उसके अंदर हमने जो है, हम केक बनाते थे, तो हमने केक, वो ब्रेड बनाते थे, सब ब्रेड बनाते थे, तो ब्रेड हमने बनाकर देखे। ब्रेड में बना के देखे तो कभी बहुत हार्ड हो जा रहे थे, कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जा रहे थे। तो हमने उसको अंदर ट्रायल किया। ट्रायल कितने दिन चला साहब? 2 दिन ट्रायल चला, 2-3 दिन ट्रायल चला। अच्छा फिर इसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस में 2 इंजीनियर लगे रहे। वो इंजीनियर कहाँ से आया साहब? वो इंजीनियर भी बॉम्बे से आए थे। उनको होटल में ठहराया, उनके होटल्स में ठहराया तो अलग है, उनको आना जाना, फैक्ट्री तक लाने ले जाने के लिए हमने एक उनको गाड़ी प्रोवाइड की थी, एक किराए की टैक्सी बुलवाई थी, उसका ड्राइवर वगैरह खर्चा लग गया, ठीक है। और क्या लगा भाई? उनका खाना पीने का भी है। फिर उनको वो खर्चे के अलावा उनको हमें कुछ पेमेंट भी देना पड़ा। पेमेंट क्यों देना पड़ा? वो तो मशीन वाले ने, जिसने मशीन बेची वो देगा ना। हाँ चलो वो उसने दे दिया, वो हमने नहीं जोड़ा, उससे काट लेंगे। लेकिन अगर हमें लगा है एक्स्ट्रा तो हम जोड़ेंगे, नहीं लगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो मशीन ऐसे नहीं चल जाती, मशीन के साथ साथ भतेरे से काम होते हैं, बते अलग से काम। बड़ी जितनी मशीनें, जितना कॉम्प्लिकेटेड साहब, एक इंजीनियर, इतनी बड़ी मशीन थी साहब, वो जर्मनी से इंजीनियर आया साहब, तो उसका तब जाके मशीन लगी। तो जब हमने मशीन खरीदी तो उससे बात हो गई थी, आधा खर्चा तुम दोगे, आधा हम देंगे। तो जो आधा खर्चा हमने बेयर किया उस इंजीनियर का, वो जो है उसका वो भी जोड़ेंगे इसके उस। इन सब चीजों को हम कहते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो मशीन को लाने में, लगाने के लिए, इंस्टॉल करने में जो खर्चे लग गए वो है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे मशीन की कॉस्ट चाहिए तो मशीन की परचेज प्राइस। अच्छा जीएसटी, हाँ जीएसटी भी तो लगेगा भाई, खरीदी तो उसमें जीएसटी भी तो दिया अपन ने, टैक्स वो भी जोड़ो, ठीक है। फिर उस मशीन का फ्रेट या कैरेज जो भी लग गया, फ्रेट एक शहर से दूसरे शहर आया, लोकल लोकल में कैरेज हो गया, जो भी लोडिंग रिक्शा हो गया। फिर उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या इरेक्शन एक्सपेंसेस जो भी आप कहें, ये सारे खर्चे और इनके अलावा भी और कोई खर्चे हैं तो सब जोड़ दो। मशीन को वर्किंग कंडीशन तक लाने के टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हिस्टोरिकल क्यों? वो
जब खरीदी थी तब लगी थी, वो आपकी कॉस्ट है। एंड इट इज दिस कॉस्ट विच इज टू बी कंसिडर्ड, इट इज नॉट द ओनली द परचेज प्राइस। मशीन पे टोटल चालू करने के खर्चे, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे, ट्रायल रन कराया वो भी खर्चे, जब मशीन चालू पोजीशन में आ गई तब तक खर्चे जो भी लगे वो सब जुड़ जाए। वो आपके लेवल पर तो नहीं आएगा, लेकिन एक सीए में लेवल पे क्वेश्चन आता है कि साहब मशीन जो हमने खरीदी वो हमने इंस्टॉलमेंट में खरीदी, लोन पर खरीदी, तो लोन पर खरीदी, उस पर ब्याज लगा, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हुआ? वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी तब तक का जोड़ा जाएगा जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आई थी। वर्किंग कंडीशन में लाने तक पे जो ब्याज लगा है, उधार का अगर लोन का पैसा है उस पर इंटरेस्ट जो लगा है, इंस्टॉलमेंट लगी उसका इंटरेस्ट, वो भी जोड़ा जाएगा। वर्किंग कंडीशन में आने के बाद जो उसका इंटरेस्ट है वो नहीं जोड़ेंगे कॉस्ट, वर्किंग कंडीशन तक आने के खर्चे जो भी लगे वो भी। तो एंटायर दीज थिंग्स आर द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये कॉस्ट आपको लेनी। तो एसेट में डेप्रिशिएट, किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, पहले उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ निकालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों चीजें आपको मिल गई तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इस मेथड के अंदर फॉर्मूला हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन निकालने का है, दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, C माइनस S अपॉन N। तो आप कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि वो तो मिल जाएगा पैसा, वो डेप्रिशिएट थोड़ी हुआ। मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी साहब, 10 साल मशीन चलेगी, उसके बाद 50,000 रुपए तो मुझे मिल जाएंगे। तो 10 साल में मैं 5 लाख की एसेट थोड़ी यूज कर रहा हूँ, 10 साल में मैं 4.5 लाख की तो यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 50,000 तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो इसलिए स्क्रैप वैल्यू घटाते हैं। एसेट 10 साल में यूज कितनी होगी? 450। तो मैं लिखूंगा 5 लाख इज द कॉस्ट माइनस 50,000 इज द स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो 4,50,000 को मैं 10 साल यूज कर रहा हूं, तो हर साल में 45,000 रुपए की मशीन को यूज कर देता हूं, डेप्रिशिएट कर देता हूं। That is how we calculate the depreciation under straight line method. और ये 45,000 डेप्रिसिएशन अब हर साल लगेगा। फर्स्ट ईयर भी 45,000, सेकेंड ईयर भी 45,000, थर्ड ईयर भी 45,000, फोर्थ ईयर भी 45,000, ऐसे ही लगता जाएगा। तो जब हम ऐसे लगाते जाएंगे तो 10 साल के बाद में एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी आफ्टर 10 years। 45,000 हम हर साल 10 साल तक लगाते जाएंगे। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ यहां लिखूं मैं, लाइफ ऑफ द एसेट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे में लिखते हैं। और यहां मैं लिखूं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर भी 45,000 इन 1000, अमाउंट सारे 1000, सेकेंड ईयर भी 45, थर्ड ईयर 45, फोर्थ ईयर 45, और लाइन ड्रॉ करूं तो आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, हर साल सेम डेप्रिसिएशन। हाँ 6 महीने यूज करेंगे तो 6 महीने का लगेगा, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम। 9 महीने यूज करेंगे तो 9 महीने का लगेगा। 12 महीने का डेप्रिसिएशन 45,000 है, 6 महीने यूज करेंगे तो 22,500 लगेगा। सर हाँ, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर 1 लाख की मशीन है और उस पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उसके बाद जो अमाउंट बचा उस पे 10% लगे? वो दूसरी मेथड है भाई साहब, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसकी आप बात करें। मैंने जो आपको अभी बताया, मैंने 2 मेथड बताया, स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन। अगर एक फिक्स परसेंटेज से जो बैलेंस कम हो रहा उस पे दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। और स्ट्रेट लाइन में तो अगर ये जो कह रहा है
ये कह रहा है अगर मान लीजिए हम 10% में, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, ये जो क्वेश्चन आ गया तो इसलिए आंसर है 10% डेप्रिसिएशन है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहती है कि 10% किसका, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट माने वो एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट थोड़ी बदलेगी। एसेट 5 लाख की खरीदी तो पहले साल भी हम कहेंगे कि भैया 5 लाख की खरीदी थी, ये तो हम दूसरे साल भी कहेंगे भैया 2 साल पहले 5 लाख की खरीदी थी, हम तीसरे साल भी कहेंगे ये 3 साल पहले 5 लाख की खरीदी थी, चौथे साल भी कहेंगे 4 साल पहले 5 लाख की खरीदी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो एसएलएम में 10% ओरिजिनल कॉस्ट का लगता है, इसलिए उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम है। लेकिन जो दूसरी मेथड है डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें जो 10% है वो हम बुक वैल्यू का निकालते हैं। बुक वैल्यू मतलब पहले साल 5 लाख, 10% लगाया 4,50,000। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में 4,50,000 पे दूसरे साल लगेगा डेप्रिसिएशन, 10% उसका कितना, 45,000। तीसरे साल 4,50,000 में 45,000 घट जाएगा, 4,05,000, 4,05,000 का 10% लगेगा। वो जो दूसरी मेथड है डब्ल्यूडीवी में, उसमें ऐसा लगता है। इज दैट ओके आयुष? यस सर। तो उस मेथड पे मैं आता हूँ। अभी मैंने जैसे आपको स्ट्रेट लाइन बताया, तो स्ट्रेट लाइन के ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है, ये फॉर्मूला आपको स्ट्रेट लाइन का, और इसके अंदर हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन तो 45,000 निकाल दी। अब मैं परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं कि भाई डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 45,000 अपॉन कॉस्ट 5 लाख into 100, that is the percentage of depreciation। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो परसेंटेज आएगा, that percentage is to be used on only the original cost का वो परसेंटेज। तो हर साल आप उस कॉस्ट का डेप्रिसिएशन करेंगे। तो जब आप एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट दी हो सकती है, क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्रैप वैल्यू दी होगी, क्वेश्चन के अंदर आपको लाइफ दी होगी, और आपसे ये भी बोला जा सकता है कि आप इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालिए। तो जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप निकालेंगे तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो मैंने आपको अभी ये फॉर्मूला दिया है। लेकिन जब आप डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू से, अगर उसमें बोला जाए कि परसेंटेज निकाल, उसमें भी डब्ल्यूडीवी मेथड से निकालने के लिए भी आपको ये 3 चीज चाहिएंगी, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूँ, ये तीनों चीज तो दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए चाहिए। डब्ल्यूडीवी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला अंडर रूट करके मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं आपको भी दिखाऊंगा, शीट में मैंने दिया है वो फॉर्मूला, मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। आपको अगर जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चन के अंदर एसएलएम का तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आपको दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। नहीं दिया तो आपको ये फॉर्मूला करके निकालना है। लेकिन आपके लेवल पर, 11 के लेवल पे डब्ल्यूडीवी मेथड जब भी बोलेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा परसेंटेज आपको दिया हुआ ही होगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये यूज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं। आपको हमेशा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड में दिया ही रहेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो वो कहेंगे बच्चों को अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन में उलझाए नहीं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है डब्ल्यूडीवी का। स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला C माइनस S अपॉन N, डब्ल्यूडीवी का स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है, इसलिए आपके लेवल पे हमेशा डब्ल्यूडीवी के अंदर परसेंटेज दिया है। एनी क्वेश्चंस सो फार? No, sir. No, sir. No, sir. ओके,
ये वो शीट है जो मैं आपको क्लास के बाद भेजूंगा। ये डेफिनेशंस दी है, आपको ये पढ़ना है क्योंकि आपके इसमें मैंने जैसे आपसे कहा आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में थ्योरी है। द डिमिनिशन इन द यूटिलिटी, ये एक वर्ड यूज किया मैंने, डिमिनिशन। डिमिनिशन मतलब डिक्लाइन, कमी। यूटिलिटी, एसेट की यूटिलिटी कम हो रही है। एक साल पहले नई एसेट ज्यादा यूटिलिटी की, एक साल बाद वो पुरानी हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, उसका यूजफुलनेस कम। यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस। 3 साल पुरानी एसेट हो जाएगी तो उसकी यूजफुलनेस और कम हो जाएगी, 4 साल में और कम हो जाएगी। नेचुरल वेयर एंड टेयर, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भाई यूज करेंगे तो वेयर एंड टेयर होगा। एग्जॉशन, एग्जॉशन माने यूज हो गई, यूज कर लिया हमने, उसकी वैल्यू खत्म। फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम, एक एक्सीडेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन बहुत हुआ, या कुछ एक्सीडेंट हो गया गाड़ी वाड़ी का, उससे उसकी वैल्यू कम होगी। ऑब्सोलिसेंस या ऐसे कुछ कॉजेस, ठीक है। ये सब चीजें हम देख लेंगे। फीचर्स, हाँ ये फीचर्स मैंने नहीं बताया, फीचर्स बता। हाँ ये कुछ टर्म्स भी, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक टर्म है डिप्लीशन। डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन की जगह डिप्लीशन वर्ड हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम बात करते हैं किसी नेचुरल रिसोर्स की। माइंस में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, माइंस के डिप्लीट होती है। नेचुरल फॉरेस्ट डिप्लीट होते हैं, जंगल में जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, अब नए आने में तो टाइम लगेगा, वो डिप्लीट होता है, वो डिप्लीशन होता है। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है अमोर्टाइजेशन। जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, फ्रेंचाइज है, लीज होल्ड माइंस है, इनके अंदर जो इनकी वैल्यू कम होती है उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। वी डोंट कॉल इट डेप्रिसिएशन, वी कॉल इट अमोर्टाइजेशन। पेटेंट्स मैंने 7 लाख रुपए लगे साहब, R&D की, हमने नई ऐसी दवाई बनाई है, ड्रग, और उससे कोरोना तो पहले से मतलब आपको दूर तक नहीं आएगा, 1 किलोमीटर तक, ऐसा खाल हो गया उसकी, ऐसी दवाई बनाई, उसका पेटेंट कराया अपन ने, 7 लाख रुपए उसमें लग गए, जो बहुत रीजनेबल है, इतने में तो नहीं होगा। तो और लेकिन उसकी पेटेंट की लाइफ होती है 7 साल, इसकी लाइफ मतलब 7 साल तक हम ये दवाई हम ही बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। मेरे पेटेंट 7 साल तक चलेगा। तो हम हर साल पेटेंट्स में 1-1 लाख रुपए अमोर्टाइज करते जाएंगे। हम उसको ये नहीं कहेंगे डेप्रिशिएट करेंगे, हम बोलेंगे अमोर्टाइज करेंगे। 1 साल हो गए, 1 लाख रुपए अमोर्टाइज कर दिया, अब कितने के बचे पेटेंट? 6 लाख के बचे। फिर 1 साल और हुआ, फिर 1 लाख अमोर्टाइज कर दिया, अब कितने के बचे पेटेंट? 5 लाख के बचे। तो इनटेंजिबल एसेट्स में हम अमोर्टाइजेशन करते हैं। हाँ सर, पेटेंट कितने साल का करवाना है वो हमारे ऊपर रहता है? उसको जस्टिफिकेशन, पेटेंट जब आप कराते हैं ना तो आपको उसका रीजन देना पड़ता है। नॉर्मली 5 साल 7 साल के पेटेंट्स होते हैं। बहुत बड़ा पेटेंट है तो आपको पेटेंटिंग अथॉरिटी है जो पेटेंट्स देती है, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स अथॉरिटी इंडिया में, उसका मुंबई में ऑफिस है, मेन ऑफिस। वहां आपको उसको प्रूव करना पड़ता है कि व्हाई यू नीड दैट मच ऑफ टाइम, और उसके पीछे रीजन यही है पेटेंटिंग का, जो ज्यादा ड्यूरेशन होता है। आपको ये बताना पड़ता है कि आपने जो रिसर्च की है उसमें आपको बहुत खर्चा लगा है और उसमें आपको उसको रिकवर करने के लिए इतने टाइम चाहिए। तो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो दे देते हैं, नहीं तो नॉर्मली पेटेंट जो है 5-7 साल के होते हैं नॉर्मली, ठीक है। और कम भी के होता है, मतलब इट डिपेंड्स हाउ मच, हाउ बिग द रिसर्च इज एंड हाउ मच टाइम यू हैव गिवन इट, प्रूव करना पड़ता है उसको। एंड थर्ड इज ऑब्सोलिसेंस, डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज में, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल, ऑब्सोलिसेंस मतलब ऑब्सोलीट हो गया एसेट। ये क्या यूज करते हैं? जब टेक्नोलॉजिकली कोई एसेट के अंदर कमी आती है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, चेंज हो गई या कुछ भी हो गया, तो उससे ऑब्सोलिसेंस आता है। तो एसेट्स के अंदर डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन एंड ऑब्सोलिसेंस, ये 3 डेप्रिसिएशन के ही अलग अलग नाम है, ठीक है, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, लेकिन इसकी अकाउंटिंग सेम है। जो हम डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे अकाउंटिंग वैसी होगी, लेकिन हम वर्ड जो यूज करते हैं वी कॉल इट डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन एंड ऑब्सोलिसेंस। सर, फॉरेस्ट की कैसे होगी अकाउंटिंग? फॉरेस्ट की लाइफ होती है मैडम, आप जंगल को अनलिमिटेड टाइम तक थोड़ी यूज कर सकते हैं। एक पेड़, अब जैसे क्या होता है आपने देखा होगा कि कहीं आप कोई प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट किसी का बिजनेस थोड़ी ना है जो उसकी अकाउंटिंग होगी। नहीं, फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा सोर्स है रॉ मटेरियल का। आप क्या बात कर रहे हो? जंगल से बहुत कुछ निकलता है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ट्री है, ट्री, गम, गोंद, जो गोंद जो एक हम खाते हैं, गोंद
मिठाइयों में पड़ता है। और एक गोंद जो हम यूज करते हैं, रबर टायर जिससे बनते हैं, ये सब फॉरेस्ट से, पेड़ से आता है। वो पेड़ों में काट के उसके पल्प उसका निकाला जाता है। उसकी लाइफ होती है, पेड़ कितने समय तक वो देगा, कब तक वो पेड़ वो पल्प उसकी एक धीरे धीरे उसकी हो सकता है उसकी खत्म हो जाती है उस मेंटेन करने की, वो कब तक आपको पल्प प्लेस करे। फॉरेस्ट से फ्रूट्स आते हैं, है ना, यू गेट लॉट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। और आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में भी हुआ था, थोड़ा बॉम्बे में भी प्रोटेस्ट हुआ, न्यूज़पेपर में आया कि कुछ सी प्रोजेक्ट के लिए ये हुआ कि हम फॉरेस्ट इतने काट देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम काटेंगे, हम इतने पेड़ नए लगा देंगे। तो भाई उन्होंने ऑब्जेक्शन उस पर यही था कि आप एक पेड़ जो 15 साल से खड़ा है, वो पेड़ कितना बड़ा हो गया है और कितना वो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, उस पेड़ को आप आज काट देंगे और आप जो नया पेड़ लगाएंगे उसकी, एक तो जो नए पेड़ लगते हैं उसमें सर्वाइवल रेट कितनी, कितने पेड़ खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, और कितने पेड़ टिकते हैं, और फिर उसको उस लेवल तक उतना बड़ा बनने में कितने साल लगेंगे। तो फॉरेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो फॉरेस्ट में भी, और फॉरेस्ट से तो बहुत कुछ प्रोडक्शन होता है, ये तो मैंने एक जनरल बात की, लेकिन फॉरेस्ट से प्रोडक्शन होता है ना, पेड़ होते हैं और उन पेड़ों से हम गम, जैसे मैंने आपसे कहा, है ना, ग्लू जिसको हम कहते हैं, और रबर है, रबर हम फॉरेस्ट से निकालते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, है ना। ऐसे और भी बहुत, सिल्क, सिल्क फॉरेस्ट में बनता है, मलबरी ट्रीज से, उसमें कीड़े से वो सिल्क बनाते हैं, तो उसकी भी एक लाइफ होती होगी भाई। वो पेड़ जब कीड़े खा जाते होंगे तो नए आने में कितना टाइम लगेगा, आज वो खत्म हो गया, वो नया आने बनने में, नया आने में, तो इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड फॉरेस्ट। तो वो आप उसको रिजुविनेट करना पड़ता है, जंगलों को फिर से बनाना पड़ता है कि जैसे जैसे यूज होते जा रहे हैं, और उसके बाद उनको, तो फॉरेस्ट ऑल्सो गेट डिप्लीटेड, डिप्लीट हो जाते हैं। और अगर उनका हम यूज ज्यादा तेजी से कर रहे हैं और उनको रीजनरेट जल्दी नहीं कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, नए पेड़ कहाँ आएंगे फिर आप, तो यू हैव टू, ये मैंने एग्जांपल दे दिया है, लेकिन ये बहुत कुछ चीजें हम फॉरेस्ट से लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे चलते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नीड फॉर डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको बताया, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा, उसको कौन कौन से फैक्टर्स एप्रिशिएट करते हैं। एंड इनको पढ़ के, जो मैंने दो छोटे से, एक तो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के दो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के, है ना, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। हम कल क्लास में मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करेंगे, उसका मैंने ब्रीफ आइडिया आपको अभी दे दिया है, ठीक। इसके अंदर एक चीज छूट गई थी, हाँ, सिमिलर टर्म, ये फीचर्स, चलिए फीचर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। फीचर्स में एक दो बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है, देखिए छोटा सा ये, डिक्लाइन इन द बुक डेप्रिसिएशन, क्या एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन है, और ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम, यूसेज से, ऑब्सोलेसेंस से, और ये डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, और डेप्रिसिएशन ये दिखाता है कि एसेट की कितनी वैल्यू आपने यूज कर ली, कितनी एसेट यूज हो गई, ये डेप्रिसिएशन बताता है। 5 लाख में आपने 50,000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो मतलब 50,000 के एसेट तो आपने यूज कर ली, ऐसा आपका एस्टिमेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये जो डेप्रिसिएशन एक अकेला ऐसा एक्सपेंस है, अकेला, जो नॉन कैश है, नॉन कैश है। सर ये नॉन कैश है, इसका मतलब क्या? नॉन कैश का मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको एक शीट के ऊपर एक्सपेंसेस बताए थे, फर्स्ट शीट, ये मैंने बताया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, बहुत अच्छी बात है, आपने लेबर को पैसा दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, पावर दिया, ये सारा पेमेंट आपने कैश में किया हो सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। नॉन कैश से मतलब ये कि आज फर्स्ट ईयर में आपने 5 लाख की एसेट खरीदी, तो आज आपने 5 लाख रुपए दिए, और आप तो इसको एसेट मान रहे हो, एक्सपेंस तो मान नहीं रहे। फिर आप 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन मान रहे हो फर्स्ट ईयर का, 50,000 सेकेंड ईयर का मान रहे हो, 50,000 थर्ड ईयर का मान रहे हो, तो हर साल आप 50,000 डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे। तो ये जो 50,000 रुपए है, ये डेप्रिसिएशन तो लगा, लेकिन क्या 50,000 दिए क्या आपने किसी को? वो नहीं दिए, आप पहले ही दे चुके हो 5 लाख रुपए, उसमें से कम हो रहा है।
तो डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस है जो आपका प्रॉफिट तो कम कर देता है, लेकिन आपकी जेब से वो उतने पैसे उस साल और नहीं जाते। सेकेंड ईयर मैंने फिर 50,000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो सेकेंड ईयर फिर 50,000 रुपए हमारी जेब से थोड़ी गए, सैलरी गई, रेंट गया, इंटरेस्ट गया, पावर गया, टेलीफोन गया, पेट्रोल गया, सब कुछ गया, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं गया। थर्ड ईयर फिर नहीं गया। तो कुछ लोग डेप्रिसिएशन से फंड्स क्रिएट करने की भी बात करते हैं, वो एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, कभी अगर बात आई आगे कभी समझ में आए तो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि डेप्रिसिएशन एक तरह से फंड्स को क्रिएट करने के लिए एक सोर्स भी है। ये इसकी खास बात है, ये एक अलग चीज। तो अभी आप बस इतना समझिए कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट कम करता है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट कम करता है आपका। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपका टैक्स सेव करता है, बट ये कैश में आप नहीं देते। आपने जब एसेट खरीदी तब आपने कैश दिया, लेकिन अब आप कैश में नहीं देते। That is what depreciation is. So, namaste. So this is the definition of depreciation. तो ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ अभी। जस्ट आई हैव टू टीच वन मोर, अभी और क्लास है मेरी, तो मैं भूल जाऊं तो मुझे कोई याद दिला दे थोड़ी देर से तो मैं आपको ये शीट भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर।